नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर के दिसंबर साइकिल के असाइनमेंट के ऊपर। ये असाइनमेंट जो है हर स्पेशलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन सब्जेक्ट है जो है रिसर्च मेथोलॉजी का असाइनमेंट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे पुराने वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं जो इसके पहले मैंने बनाए थे, और इस वीडियो का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट मांगा था कि मुझको ये वीडियो चाहिए, तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरा नाम है मयंक साव, मैं डील करता हूँ मयंक स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ, और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस आपको देता हूँ, आपको प्रोजेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस यहाँ पे लाकर देता हूँ एक फ्री सर्विस के तौर पे। तो ये मेरा चैनल है और यहाँ पे आपका सपोर्ट चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को आप लोग शेयर कर सको तो ये बहुत मेहरबानी है आपकी। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट की कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ जिससे आपको कॉपी केस असाइनमेंट में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कि आप कोई भी डेटा कहीं से भी ले रहे हो तो वो कॉपी पेस्ट मत कीजिए कि आपने गूगल से वो डेटा लिया और उसे सीधा पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको वो डेटा को चेंज करके लिखना है, उसके अपने वर्ड में लिखना है। अगर आप ऐसा करके लिखते हो तो आपको कॉपी केस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। दूसरा कि आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल ही यूनिक होना चाहिए, दूसरे वैसे नहीं लिख सके जिस तरीके से आपने लिखा है। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि ऐसे कैसे लिखे जो दूसरों के साथ यूनिक नहीं होगा। देखिए, अगर डेफिनेशन सेम है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपके हिसाब से वो यूनिक ही होगा, क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से लिखोगे और दूसरे कोई उस वो डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन अलग तरीके से अपने हिसाब से लिखेगा। तो यहाँ पे यूनिकनेस मिलता है, डेफिनेशन में यूनिकनेस नहीं मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको कहा जाता है कि आपको अपना कंटेंट जो है यूनिक बनाना है, और वो किसी को भी शेयर मत कीजिए, उसको अपने पास ही रखिए। आपका चाहे वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड ही क्यों ना, उसे शेयर मत कीजिए, क्योंकि मे बी वो जाने अनजाने में आपका कोई एक लाइन को अगर कॉपी कर देता है, और कॉपी करने के बाद उसे भी कॉपी केस आ जाएगा और आपको भी कॉपी केस आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। दूसरा कि आपको जो वर्ड लिमिट दिए हुए हैं वो वर्ड लिमिट को फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको 10 मार्क्स के लिए 1000 का वर्ड लिमिट दिया हुआ है और 5 मार्क्स के लिए 500 का वर्ड लिमिट दिया हुआ है। तो जहाँ पे आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिए। ज़्यादा लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा और कम लिखोगे तो आपको नंबर कम मिलेगा। सेम चीज़ 500 वर्ड के लिए भी आता है, जहाँ पे आप 450 वर्ड मिनिमम लिखिए और 550 वर्ड मैक्सिमम लिखिए, इससे ज़्यादा लिखिए मत। और कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह का पिक्चर अगर आप यूज़ कर रहे हो या डायग्राम यूज़ कर रहे हो तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर्स यूज़ कीजिए या फिर डायग्राम यूज़ कीजिए। और कॉपीराइट पिक्चर्स मिल रहे हैं या फिर डायग्राम नहीं मिल रहे, आप अगर खुद से बना रहे हो तो काफ़ी अच्छा, और नॉन कॉपीराइट इमेजेस नहीं मिल रहे तो उसको यूज़ मत कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। साथ ही काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि असाइनमेंट के पीछे अपना रेफरेंस भी लगा देते हैं कि उन लोगों को ये डेटा यहाँ से मिला, तो वो बिल्कुल ही मत कीजिए। रेफरेंस मत लगाइए कि आपने ये डेटा कहाँ से निकाल कर लगाया है, तो उससे भी आपको कॉपी केस मिल सकता है। ये तो कुछ गाइडलाइंस हुई कि आप अपना असाइनमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। अब बताते किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे ताकि आपको उस असाइनमेंट के अंदर अच्छा मार्क्स मिले। तो सबसे पहले आपको असाइनमेंट लिखने के लिए आपको एक आंसर पैटर्न का यूज़ करना होगा, जहाँ पे आपको बॉडी एंड कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का यूज़ करना होगा। इन आंसर पैटर्न में अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर एक अच्छा प्रेजेंट करेगा आपके चेकर को, और वो आपको मे भी अच्छा नंबर दे। अब दूसरी बात कि अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो वहाँ पे बॉडी एंड कॉन्सेप्ट लिख दिया, लेकिन अगर न्यूमेरिकल पेपर दे हो तो वहाँ पे क्या लिखोगे, तो वहाँ पे बॉडी एंड कॉन्सेप्ट की जगह आप कैलकुलेशन का यूज़ कीजिए, वहाँ से भी अच्छा प्रेजेंट मिलता है। दूसरा कि आपको जो फॉन्ट्स और फॉन्ट साइज़ बताया गया है, जो स्टाइल बताया गया, उसी स्टाइल में आपको लिखना है। जैसे कि आपको फॉन्ट बताया गया आपके क्वेश्चन पेपर में एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन, और जिसका साइज़ 12 होना चाहिए, तो आप उसको उसी हिसाब से लिखिए जिसमें उसने बताया गया कि एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना, जिसका फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। किसी भी कलर का यूज़ मत कीजिए आप अपने असाइनमेंट के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ गाइडलाइंस फॉर कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स में हाईलाइट कर रखा है येलो कलर, तो वो आपको यूज़ नहीं करना, आप सिर्फ बोल्ड कलर यूज़ कीजिए और दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखोगे और इसको लेकर आप आंसर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये सारे गाइडलाइंस थे और सजेशंस थे जिस तरीके से आप अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्च मेथोलॉजी और बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन ये रिसर्च मेथोलॉजी का बनाया नहीं था, तो सोचा कि ये आपके लिए बना दूं। तो रिसर्च मेथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको केस स्टडीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है, जिसका रेफरेंस बुक में बहुत कम होता है या फिर नहीं भी होता है, और जो बुक में रेफरेंस भी मिलेगा वो एक आमतौर पे एग्जाम्पल होता है, वो आपका एक्चुअल जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें काम नहीं आएगा।
तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। आपको कंपेयर करना है किन के बीच में, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स के बीच में। अपोलो हॉस्पिटल्स वांट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द पेशेंट सेटिस्फैक्शन इन देयर हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल जो है, जिसे आप लोग सभी जानते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। किसके लिए? वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके हॉस्पिटल्स में, वो उस हॉस्पिटल के सर्विस से, उसमें जो लोग उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो सेटिस्फाइड है या नहीं। एक यानी कि एक फीडबैक चाहते हैं कि वो पेशेंट सेटिस्फाइड है या नहीं, ये फीडबैक उनको चाहिए। तो आपको ये कहा गया है कि डेवलप अ रिसर्च प्लांट यूजिंग मिक्स्ड मेथड अप्रोच एंड आउटलाइन द स्टेप्स यू वुड टेक टू कंडक्ट रिसर्च। आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको एक रिसर्च प्लांट डेवलप करना होगा जो आपका मिक्स्ड मेथड अप्रोच से बनेगा, और उसमें हर स्टेप आपको बताना पड़ेगा कि ये सारे स्टेप्स को लेकर हम लोग वो अप्रोच को क्रिएट करेंगे, और उसमें आपको कंडक्ट करना होगा एक रिसर्च यानी कि सर्वे एक कंडक्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि इसे हम लोग लिखे कैसे। तो इंट्रोडक्शन में आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस बता दीजिए कि ये क्या है, नहीं है ये सारी चीज़। उसके बाद इन दोनों को बताने के बाद आप इनका डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट में बताइए। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अपोलो हॉस्पिटल के बाद आपको एक एज ए डेवलपर, रिसर्च डेवलपर बनकर एक प्लांट क्रिएट करना है। वो किस तरीके से आप करोगे, वो सारे पॉइंट्स बताइए कि ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च क्वेश्चन तैयार करेंगे। और रिसर्च क्वेश्चन आप वहाँ पे कंक्लूजन में लिखोगे ये रिसर्च क्वेश्चन है, या फिर आप रिसर्च क्वेश्चंस का सर्वे लेकर उसका बार चार्ट बनाकर आप अपने असाइनमेंट में शेयर कीजिए। इसके थ्रू आप इस सब का यूज़ करके अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हो तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने पेज रेफरेंस इसका दे रखा है, ई बुक हार्ड बुक दोनों का। तो ई बुक में आपको 408 पेज में जाना और हार्ड बुक में आपको 402 पेज में जाना 15.3 के अंदर, जहाँ पे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन क्वालिटी रिसर्च के बारे में बताया गया। उसके अंदर आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस भी बताया गया है, लेकिन मुझको नहीं लगता वो डिफरेंस जो है, वो कंपेयर जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल है इस आंसर के लिए। तो आप लोग अगर इसको रिलाई कर रहे हो तो आप इसे पढ़िएगा, पढ़कर समझ के लिखिएगा, और वरना आप अगर डायरेक्ट एक्सटर्नल सोर्सेस में जा रहे हो तो वहाँ से आपको पढ़कर उसे समझकर अपने हिसाब से लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे पेज रेफरेंस में चलते 408 के अंदर। तो यहाँ पे ई बुक मेरा खुला हुआ है, ई बुक में हम लोग 408 में चलते हैं। तो यहाँ पे 408 में आने के बाद आपको 15.3 में देखने को मिल रहा है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसको आपको पढ़ना है, ये करीब 2 पेजेस का है ये रिसर्च पैसेज जो है। यहाँ पे आपको हर एक डिटेल बताया गया है, छोटा छोटा डिटेल्स को बताया गया है। तो इनको पढ़िए, पढ़कर आप समझिए, और समझने के बाद उसे अपने हिसाब से लिखिए। आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो इन पॉइंट्स का अगर आप यूज़ करके लिखते हो अपने आंसर्स को तो 10 मार्क्स तो ऑब्वियसली मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बोला गया है कि नेटफ्लिक्स इज इंटरेस्टेड इन एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर इंटरफेस डिज़ाइन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ भी नेटफ्लिक्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इंटरफेस डिज़ाइन के ऊपर बात कर रहा है, जो ये भी पूछ रहा है कि वो एक एग्जामिन करना चाहता है, वो इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेस डिज़ाइन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यानी कि जब हम लोग अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट ओपन करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जो इंटरफेस हम लोग को दिखता है, जहाँ पे हम लोग को वेब सीरीज़, मूवीज़, डिफरेंट चीज़ें जो दिखती है, उस इंटरफेस डिज़ाइन से कस्टमर का क्या सेटिस्फैक्शन है, क्या फीडबैक है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बतानी है। या फिर उसमें जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, चाहे मूवी देख रहे हैं तो मूवी जब देखते हैं तो सामने हम लोग को एक इंटरफेस देखने को मिलता है जहाँ पे एक वीडियो का लाइन चल रहा होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ ऑप्शंस रहते हैं। तो उन ऑप्शन से आप कितना सेटिस्फाइड हो, ये सारी चीज़ें बतानी है। How do you design an experimental study to investigate this relationship and what variables would you manipulate and measure? तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है, पूछा गया है कि आपको अगर बताया जाए तो आप वो स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिलेशनशिप किस तरीके से आप डिज़ाइन प्रिपेयर करोगे, यानी कि किस तरीके से आप फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे और लोगों को अप्रोच करोगे कि इसमें आप अपना रिस्पॉन्स दे और हमें बताए कि नेटफ्लिक्स के इंटरफेस डिज़ाइन से आप कितना ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो ये आपको डिज़ाइन एक क्रिएट करना होगा।
तो इसका भी पेज रेफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा बुक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक फॉर्म क्रिएट करना होगा, फॉर्म के अंदर सर्वे लेना होगा, और सर्वे लेने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा। तो आप एक बार नेटफ्लिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए कि नेटफ्लिक्स क्या करता है, कैसे करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दीजिए। फिर ये बता दीजिए कि आप उसे डिज़ाइन किस तरीके करने वाले हो, किस तरीके का फॉर्म बनाने वाले हो, फीडबैक फॉर्म कैसा होगा, ये सारी चीज़ें बताइए। और उससे वेरिएबल्स के साथ आप उसे मैनिपुलेट किस तरीके से करोगे, उसे किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, ये आप कंक्लूजन में बता दीजिए। और जो आपने सर्वे लिया है वो आपने बॉडी एंड कॉन्सेप्ट के अंदर बता देना है कि ये सारे फीडबैक्स हमारे कस्टमर से, नेटफ्लिक्स के कस्टमर से मुझको मिली है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, ए एंड बी, जिसका एक क्वेश्चन का वैल्यू 5 मार्क्स का होता है। तो उस आंसर को बताने के लिए आपको एक पैसेज भी मिलता है, अनसीन पैसेज। तो उस अनसीन पैसेज को आपको पढ़कर एक बार समझना है कि ये है क्या। द वंस प्रॉमिसिंग मेटावर्स, आजकल तो सभी कोई जानते हैं मेटावर्स का इस्तेमाल ज़्यादातर से हो रहा है, एनविजन्ड एज द फ्यूचर ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो मेटावर्स जो है, जिसको एक फ्यूचर का वर्चुअल रियलिटी के तरीके से देखा जा रहा है, हैज़ फेस्ड अ रिमार्केबल एंड एब्रप्ट डाउनफॉल, लेकिन जिसके अंदर अभी के टाइम पे वो लोग देख रहे हैं एक रिमार्केबल डाउनफॉल दिख रहा है। इट राइज एंड फॉल प्रेजेंट अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द intricate challenges of constructing interconnected virtual worlds। तो यहाँ पे हम लोग को जो राइज और फॉल का प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, जो यहाँ यूनिक अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिख रहा है, जो फॉल होते हुए कभी राइज होते हुए दिख रहा है, तो उसमें क्या क्या इंट्रिकेट चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में बताना जो वर्चुअल वर्ल्ड्स के अंदर दिख रहे हैं हम लोग को। दिस आर्टिकल इन्वेस्टिगेट्स द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द मेटावर्स डिमाइसेस एंड एग्जामिन्स द वैल्यूएबल लेसन्स लर्न फ्रॉम द एम्बिशियस वेंचर। और इस तरीके का कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स मेटावर्स में देखते हुए लोग ये चाहते हैं, या फिर वो कंपनी ये चाहता है कि वो एक वैल्यूएबल लेसन एग्जामिन करे, जिनसे वो उस एग्ज़ाम के थ्रू वो उनसे सीखेंगे कि आगे एम्बिशन वेंचर में क्या क्या होने वाला है। ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड एज मेटा, जो फेसबुक हम लोग जब ओपन करते हैं या इंस्टाग्राम ओपन करते हैं या ट्विटर ओपन करते हैं, तो आपको ट्विटर नहीं, जब आप इस व्हाट्सएप ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको नीचे मेटा लिखा हुआ दिखता है। तो मेटा का फुल फॉर्म होता है मेटावर्स, एन ऑफस्प्रिंग ऑफ पॉपुलर मीडिया सच एज ट्रोन एंड सेकेंड लाइफ। The metaverse gained significant attention and investment frenzy. However, a lack of clear direction and coherent vision for the product ultimately led to its decline. यहाँ पे मेटा, ट्रोन, सेकेंड लाइफ, ये जितने भी चीज़ें हैं सब एक जैसी है, लेकिन मेटा को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, काफ़ी फ्रेंचाइजी से मिला, और उसमें हम लोग को एक क्लियर लैक देखने को मिला डायरेक्शन का, जिसमें किसी का भी कोई सही विज़न नहीं, एक डायरेक्शन नहीं है कि वो किस तरीके से उसे तैयार करे और उसे किस तरीके से प्रमोट करे। इसलिए उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है। एज द टेक इंडस्ट्री शिफ्टेड इट्स फोकस टू जनरेटिव एआई, जहाँ पे आज के टाइम पे जो इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री है, वो मेटा छोड़कर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चला गया है, एआई जनरेट करने में चला गया है। द फेथ ऑफ द मेटावर्स वॉज सील्ड, और जहाँ पे वो मेटावर्स बंद होने के कगार पे आ चुका है। लैंडिंग इट अमॉन्ग द फेल्ड आइडियाज़ इन द टेक इंडस्ट्रीज ग्रेवरियार्ड, जिसके कारण जहाँ पे टेक इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे बहुत ख़राब होता जा रहा है, उसका जो आइडियाज़ हो रहा है दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। दिस शॉर्ट लाइव्ड ऑफ इनग्लोरियस एंडिंग ऑफ द मेटावर्स, और ये एक छोटा सा चीज़ है जहाँ पे आपको ये बताया गया कि मेटावर्स का एंडिंग हो चुका है, मतलब वो अब ख़त्म होने को आ चुका है। सर्व्स एज अ हार्श क्रिटिक ऑफ द टेक इंडस्ट्री, और जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, जो सील है, जो एंडिंग होने वाला है, एंड होने वाला, ख़त्म होने वाला है टेक इंडस्ट्री के अंदर। दैट वंस चैम्पियन इट्स क्रिएशन, जो एक टाइम पे क्रिएशन का चैम्पियन रह चुका है, जो टेक इंडस्ट्री को कहा गया है। तो ये पैसेज के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे 3A एंड B, जहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि डेवलप क्वालिटेटिव क्वेश्चंस फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड इफ मेटावर्स हैज़ एक्चुअल फेल्ड। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि आप सपोज करो एक HR हो, और HR के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चंस, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस तैयार करने इंटरव्यू के लिए, जहाँ से आपको वो क्वेश्चंस मेटावर्स से रिलेटेड पूछने हैं, और वो इस तरीके से आप पूछोगे जहाँ पे मेटावर्स क्यों फेल कर रहा है, एक्चुअली फेल होने का कारण क्या है, ये चीज़ बताना है।
तो ऐसे कोई 5 क्वेश्चंस या फिर कोई भी यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिए गए 5 मार्क्स के लिए आप लिख रहे हो, तो आप ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखो, इतना क्वेश्चन पूछ लो ताकि आपको लगे कि उसमें 5 मार्क्स मिल जाए। और थोड़ा बहुत मेटावर्स, सेकेंड लाइफ और ट्रोन के बारे में बता देना। फिर क्वेश्चन नंबर बी में आपको ये पूछा गया कि इंटरव्यू 4-5 रिस्पॉन्डेंट्स। अब आपको 4 से 5 लोगों का इस पर रिस्पॉन्स भी लेना है, यानी कि जो क्वेश्चन आप बना रहे हो उस क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज भी आपको चाहिए होंगे। तो उस रिस्पॉन्सेज का आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है, उसमें जो भी फ्यूचर्स मेटावर्स है उसके बारे में आपको बताना है। रिस्पॉन्डेंट्स फॉर विद द क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड एंड जनरेट देम्स टू इवेल्युएट द फ्यूचर ऑफ मेटावर्स। और साथ में उनसे ये पूछना है कि आप फ्यूचर ऑफ मेटावर्स को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से आप इवेल्युएट करोगे। तो ये प्रॉपर टेक्निकल टीम की तरफ हो गया, टेक्निकल फेज की तरफ हो गया है। तो आपको यहाँ से जो रिस्पॉन्सेज भी लेने हैं वो अगर टेक्निकल लोगों से लोगे, मतलब कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से अगर लोगे जो IT फर्म में काम कर रहे हैं या फिर IT सेक्टर में है, तो उनसे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा मेटावर्स को समझने में। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, जिसका पेज रेफरेंस भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, ना ही गूगल में मिलेगा। आपको सिंपली एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चंस बनाने हैं और क्वेश्चंस बी में आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर सर्वे लिए गए 4-5 लोगों के जवाब में आपको अपना जवाबदाही बनाना है, यानी कि कंक्लूजन देना है कि इन लोगों ने ये सोचा है और इस तरीके से हम लोग मेटावर्स को फ्यूचर में इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को लिखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सको। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।